जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सूचना, एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे नौजवान भाइयों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि केस, हालांकि लगभग लगभग हम जीत चुके हैं, सिर्फ फैसला आना बाकी है। लेकिन इस केस के अंदर एक पेचीदा मोड़ जो अभी आने वाला है, उस मोड़ के बाद क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन उस मोड़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो इस केस में शामिल हैं। आप सभी को पता है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमारा ये केस था, चाहे वो अग्निपथ उसमें मैटर था, चाहे पुरानी भर्तियां मैटर थी, एग्जाम, ज्वाइनिंग, रिजल्ट, जो भी सारे के सारे, उसकी अब सुनवाई नहीं होगी। अब फैसला आएगा उसका। हालांकि इस फैसले के बीच में सोमवार को सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल होंगे, दिखाए जाएंगे। ये एक पेचीदा मोड़ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं यहां कि इस वीडियो की पीछे कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, मैं पूरी डिटेल यही चैनल मेरा रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इस चैनल पर पहले डाल चुका हूं। जिसको भी देखना है वो वहां देख लेना। फिर भी अगर किन्हीं कुछ साथियों को वहां से नहीं देख पा रहे हैं या वो वीडियो नहीं पहुंचा, तो इस वीडियो के अंत में मैं मोटा मोटा एक बार फिर बता दूंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको पता है कि जब इस फैसले का अंत समय आ रहा था, लगातार 12-13 को छोड़कर फिर 14-15 को सुनवाई हुई है। जज साहब का जो मूड या जो क्वेश्चन हुए हैं दोनों तरफ से, जवाब दिए गए हैं दोनों तरफ से, उनके आधार पर कहीं ना कहीं ये जो केस है हमारी तरफ ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं जीतने के चांस हमारे बहुत ज्यादा हैं। और लास्ट में जज साहब का ये कहना उन सरकारी वकीलों को उठा के कि ये बच्चों के भविष्य का फैसला है, इस पर विचार करो। और भी पॉइंट, जैसे उन्होंने ऐश्वर्या भाटी जी जो सरकार की वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने दलीलें पेश की कोरोना के नाम पर या और भी दलीलें, जिनको लगातार जज साहब ने नकारना कि ये पॉइंट नहीं चलेगा। कोई वैलिड पॉइंट है तो बताओ, नहीं तो हम फैसला देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में फैसला सुनाएंगे, आज के बाद तारीख नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जैसा बहुत से लोगों ने देखा, वहां प्रेजेंट थे या जिन्होंने ऑनलाइन भी देखा होगा, आपने देखा होगा बार बार, जैसे कोरोना का नकारने के बाद वही मिलोड सॉरी सॉरी, फिर और 1-2 ड्रामा करे तो वहां भी सॉरी सॉरी, और लास्ट में मिलोड 10 डेज और दे दो, सॉरी सॉरी। सारे के सारे जब करते रहे तो जज साहब ने बोला नहीं मिलेगा। आप 6 महीने से केस को रीड कर रहे हैं, आप 2 साल की आपकी स्कीम बनाई हुई है और अभी तक आपको जवाब ही नहीं है। अब फिर 10 दिन मांग रहे हो। फिर कहा कि हमारे तो जो जनरल साहब हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कमांडर लेवल के हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होगी, फिर वो कुछ बोलेंगे तो मैं यहाँ के बताऊंगी। तो जज साहब ने मना कर दिया। और मैं भी कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या भाटी जी, जब 6 महीने से आप इस केस को रीड कर रही हैं, अगर आपको कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, वही कुछ कहते हैं, तो उनको साथ लेके आ जाओ। आपको जनरल साहब जो टेबल पीट पीट कर कह रहे थे ना, योजना अच्छी है, 2 साल की हुआ है, तो वही कोर्ट में आके जवाब दे दो, क्या दिक्कत है। आपको 1 दिन वहां कॉन्फ्रेंस के लिए चाहिए, फिर 10 दिन आपको टाइम चाहिए, मतलब सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहे। हालांकि ये मैं सारी चीजें वीडियो में बता चुका हूं। और फिर जज साहब ने कहा कि नहीं हम फैसला सुनाएंगे, तो इनके फिर हाथापाई, साहब टाइम दो, 2 दिन का दो, तो उनको सोमवार दिया गया है। वहां उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट पेश करेंगे। ये मैंने आपको 2 दिन पहले का जो मेरा वीडियो डला हुआ है इसी चैनल पे, 2 या 3 दिन पहले का, 3 दिन ही बता दिया था कि सरकार एक चीज को इस्तेमाल करेगी कि भर्तियों में जो हमारे अग्निवीर में गए हैं बच्चे, उनसे एफिडेविट साइन कराए गए हैं कि आप केस में नहीं जाओगे, ये योजना अच्छी है, इसकी आप इसमें आ रहे हो तो आप इसका कोई विरोध नहीं करते हो, इस तरह के एफिडेविट आपसे साइन कराए थे भर्ती के समय। अब वो कहते हैं कि 10 लाख वो एफिडेविट हम दिखाएंगे। उसके अलावा कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। अब हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि ये चीजें
अग्निपथ से रिलेटेड हैं, और हम मांग रहे हैं, जो हमारी पहली मांग है कि हमारा पुराना भर्ती। अब यहाँ पुराने भर्ती की बात आते ही सबसे पहले बता देता हूँ कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, सर उम्र सीमा में छूट, सीएमपी के बच्ची, स्पोर्ट्स की भर्ती। तो वो हमने जो हमारी फाइल है उस फाइल में लिख दिया है ऑलरेडी, लेकिन जब हमने कल बताने की बारी आई तो वो ऑलरेडी ही यही पॉइंट हुआ कि हम जब हमारा अगर पुराना एग्जाम हो जाता है मेन लड़ाई, तो उस एग्जाम में अलग अलग नहीं है, अलग अलग आदेश नहीं आएगा कि साहब जीडी का एग्जाम होगा, क्लर्क का एग्जाम होगा, ट्रेडमैन का होगा, सीएमपी के बच्चों का, एनए का, वो जितने पॉइंट है उसमें कवर हो जाएंगे। एग्जाम सभी का होगा, चाहे वो कहीं भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में किसी के भी जो एग्जाम कैंसिल हुए हुए हैं, इसमें आपका जो रिजल्ट रुका हुआ है एयरफोर्स का, वो भी इसी क्वेश्चन में आ जाता है। जज साहब का मेरे पास वीडियो है, हालांकि हम किसी कारणवश की वहाँ की जो डायरेक्ट वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते, ऑनलाइन वाला तो डाल देते हैं, उसको स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आपकी जो मांग है हम समझ चुके हैं। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे को जो मेन सूचना है वो बता देता हूँ। तो वो चीज़ें उससे कहीं नहीं कनेक्टेड है। अब जब वो काउंटर एफिडेविट वो डाल रही हैं, तो उस दिन मैंने कहा था कि जब वो एफिडेविट मांगेंगी तो मैंने बच्चों को बताया था कि हम भी आपसे एफिडेविट लेंगे, तैयार रहो। और उसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि मेरे को सिर्फ लिस्ट भेज दो, या आप लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाकर रखो, ग्रुप बना कर रखो। तो अब जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों का काम है कि अपने अपने ग्रुप में इंडिविजुअल बच्चे से लेटर लिखाओ, और वो लेटर दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के नाम पोस्ट कर दो, ताकि सोमवार मंगलवार तक फैसला, जब ये सोमवार को ये एफिडेविट दिखाएंगे, फिर कह रहा हूं कि उस दिन बहस नहीं होगी, सिर्फ वो सबमिट करने कागज। और उधर से हमारे को भी कहा गया है कि अगर आप ये पार्टी भी कुछ भी कोई सबमिट करना चाहती है तो सबमिट कर लो। तो मेरा पहला काम तो आप लोग जो भी हो एफिडेविट बनाओ अपना। एफिडेविट का मतलब जरूरी नहीं कि आप स्टाम्प पेपर लेकर आओ, आप साधारण कागज, चाहे सफेद कागज लो, चाहे कैसा भी हो, उसमें ऊपर श्रीमान माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जज साहब, जिनका नाम लिख दो सतीश चंद्रा जी, और दूसरा जो जज हैं उनका मैं भी नाम बता दूंगा आपको, दोनों जजों के नाम लिखो, और उसके नीचे अपनी कहानी, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, और मैंने इस जो आर्मी के स्टूडेंट है मैंने यहाँ से भर्ती देखी थी, मैं गरीब परिवार से हूँ, उस भर्ती के लिए मैंने जो तैयारी की, मेरे माँ बाप कहाँ से खर्च करके लाखों रुपए मेरे लिए खर्च किए हैं, कर्ज किए हैं। और उसके बाद हम मेडिकल फिजिकल पास हुए, और एग्ज़ाम के लिए जब डेट देते रहे, हम एकेडमियों में 1.5 साल उसी का इंतज़ार करते रहे, वहाँ भी हमारे कर्ज से डूब चुके हैं, उनका एकेडमियों का कर्जा चुकाते चुकाते। और ये सरकार कोविड का नाम ले लेके हमारा कैंसिल करती रही। इस दौरान वर्दी के सपने और बाकी सब छोड़कर दूसरे जॉब में भी नहीं गए, हम इसी का इंतजार करते रहे। और फिर हम एकाएक जब सरकार ने कैंसिल कर दिया, तो हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारे सपने सब टूट गए। अब ये आपके हाथ में है, हम हमारा पुराना एग्ज़ाम चाहते हैं, हमारा एग्ज़ाम कराएं, ताकि हमारे आगे की जो भी, चाहे हम एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जो और हम अग्निपथ में नहीं जाना चाहते, हम परमानेंट भर्ती चाहते हैं, ये वाले। अब यहाँ जो एयरफोर्स का स्टूडेंट है, जहाँ जहाँ मैंने आर्मी बताया वो उसी मैटर में लिख देगा, और वो बता देगा मैंने सारी प्रक्रिया पास कर ली और मैं ज्वाइनिंग चाहता हूँ, मैं अग्निपथ में नहीं जाऊँगा। तीसरा मैटर इसी से रिलेटेड, जो लोग मजबूरी में अग्निपथ में जा चुके हैं, एफिडेविट दे चुके, ये 2 प्रकार के एफिडेविट वो लोग देंगे जो अग्निपथ में नहीं गए। मतलब अपनी अपनी कहानी लिखना है, कई तीनों अलग अलग मत लिख देना। फिर जो तीसरे लोग अग्निपथ में चले गए, वहां एफिडेविट लेके आया, वो भी सेम कहानी वही लिखना, और उन अंत में एक लिख देना कि हाँ हम गए थे, मजबूरी के कारण अग्निपथ में गए थे, और वहाँ हमें दबाव से या हमें मजबूरी से वो सहन कराए गए हैं, लेकिन हम वहाँ उस भर्ती को नहीं, हमारी पुरानी भर्ती होती तो हमें पुरानी भर्ती के तहत हमारा भी एग्जाम कराया जाए। अगर हम इस दौरान आपका फैसला लेट आता है, कोई दिक्कत आती है और हम अंदर चले जाते हैं, तो हमें वहाँ से स्टेट में बैठने का मौका दिया जाए। सेम प्रोसेस एयरफोर्स जो बच्चे जा चुके हैं, एफिडेविट दिया तो ठीक है, या वो लिख देंगे कि हम हमारी ज्वाइनिंग की डेट, ये तारीख आ चुकी है। जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे सर हमारी ज्वाइनिंग की डेट आ गई, हम क्या करें, तो वही कहानी लिखेंगे, पूरी प्रक्रिया सेम,
एयरफोर्स का एस्पिरेंट हूँ और मैं अब मेरे इसमें भी मैं मजबूरी में जा चुका हूँ और अब मेरी ज्वाइनिंग इतनी है, लेकिन अगर पुरानी ज्वाइनिंग और परमानेंट ज्वाइनिंग दी जाती है तो मुझे भी उसमें भेजा जाए। मैं इसमें सिर्फ किसी मजबूरी के कारण, मेरे परिवार पर कर्जा या जैसे भी बढ़ गया, उस कारण मैंने ये बड़ी मजबूरी में ये चीज़ की है, लेकिन मैं इस योजना से खुश नहीं हूँ। ये चिट्ठियाँ आप लिखो और दिल्ली हाई कोर्ट का एड्रेस सब पढ़े लिखे हो, नेट से निकालना, नहीं निकलता है तो सिर्फ सीधा वही दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय और ऊपर जज साहब का सतीश चंद्रा जी का नाम लिख दो। दूसरे का नहीं भी लिख सकते तो माननीय सतीश चंद्रा जी, चीफ जस्टिस दिल्ली, और दिल्ली हाई कोर्ट का एड्रेस, ये आप लोग पोस्ट कर दो ताकि वो जब वो दिखाएं तो उस दौरान उनके पास, जब उनका वो ले जा के देखेगा कि ये भी बच्चों के लेटर आए, ये भी बच्चों के लिए आए हैं, तो जो ऐश्वर्या भाटी जी करना चाह रही हैं या सरकार जो ड्रामा कर रही है उस ड्रामे को हम काट सकें। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग समझने के बाद में भी मेरा फोन गड़गड़ाएंगे। तो जो लोग अगर इतना सा काम भी नहीं समझ पाते ना, तो वो फिर वो लोग हैं जैसे रेस में 2-3 चक्कर मार लेते हैं ना और चौथे चक्कर में बैठ जाते हैं। तो ये वही चौथा चक्कर है कि आपने खूब मेहनत कर ली और अब चौथा चक्कर है, चले जाओगे तो रस्सा के अंदर हो जाओगे, और नहीं तो रस्सा डाउन हो जाएगा और बैठ जाओगे तो फेल होकर आ जाओगे। फिर कह रहा हूँ, हालांकि ऑलरेडी हमारा केस मजबूत है, हम 99% जीतने के कगार में हैं और जीतेंगे, लेकिन ये जो आने वाली तलवार लटक रही है ये कितना उस परसेंटेज को कम करती है, तो उसको हम तलवार को रोकने के लिए हम भी अपनी तरफ से वो तीर चला रहे हैं, तो हम भी तीर चलाएं ताकि हमारा जो परसेंटेज है वो ऐसे कैसे रहे। बाकी तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। फिर कहता हूँ, हो सकता है हम जीतेंगे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, लेकिन उसके चांस बहुत है, क्योंकि ऐश्वर्या भाटी जी की और बाकी वकीलों की या उनको खुद महसूस हो चुका है कि हमने गलती की है, अग्निपथ भी स्कीम भी बिना सोचे समझे लाए हैं और उसके तहत जो एग्जाम और ये कैंसिल किए हैं बहुत बड़ी भारी गलती की है। कोई पहाड़ नहीं टूट जाता अगर ये 7,000 में से लगभग शायद 5,000 की जो लिस्ट थी वो इन हो जाते, कोई पहाड़ टूट नहीं जाता। ये योजना कहीं अधर में नहीं लटक जाती। और वही 1,23,000 जो आर्मी के बच्चे थे, वो टेस्ट होता है उनमें से कितने अंदर होते, कहीं योजना में इतना सा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ईगो, और कई बार क्या होता है जो अत्याचारी या तानाशाही आदमी तानाशाही करता है तो उसकी हदें पार कर जाता है, और वो हदें पार करने से ही जब फिर भगवान की लाठी आती है ना, उस लाठी से फिर वो सारा खत्म हो जाता है। बात बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको बताता रहूँगा। इस बीच में लगातार ट्विटर वगैरह पे जब तक फैसला नहीं आता है, फिर कह रहा हूँ ट्विटर पर लगातार हर रोज़ आप अपना 11 बजे से, फिर कह रहा हूँ 11 से 12 के बीच में थोड़ा सा जोड़ दो, फिर जिसको समय मिलता है लगे रहो, बाकी जोड़ दो। उसके बाद 3 से 4 या शाम को 6 से 7, ये 3 टाइम 1 घंटे, क्या कि हर घंटे का ट्रेंडिंग दिखाया जाता है। तो उस समय मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस जोड़ से समय में आपको लगे, एकजुट हो और लगे रहो। और जब तक फैसला नहीं आता, फैसला अगर ये सोमवार को ये सबमिट करते हैं, हमारे भी पहुंच जाएंगे 21, 22, 23 किसी भी दिन फैसला आ सकता है। फिर कह रहा हूँ और कुछ आपको देखना है, मेरा जो वीडियो है उसमें देख सकते हो, मोटी मोटी डिटेल फिर बता दी। और फिर भी बहुत से लोगों का फ़ोन गनगनाता रहता है कि सर बताओ वीडियो, बोलते हैं सर हमारे तो नेट ही नहीं है। मेरे को भी पता है कि बोलते हैं ना कई बार तसल्ली नहीं होती कि सर बातें भी ना करें, तो जब तसल्ली नहीं होती तो कर लिया करो। लेकिन भाई जब मेरा ये लगातार घनकता है ना फ़ोन, ये तो डेड हो जाता है, रास्ते में फ़ोन कर करके स्विच ऑफ हो जाता है। फिर आधे लोगों बोले रविंद्र फौजी तो स्विच ऑफ करके बैठ गया फलाना। फैसला कुछ भी हो, मैं फिर कह दिया कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या कहीं भी, रविंद्र फौजी कभी स्विच ऑफ नहीं करता, कुदरती हो जाता है। तो जब भी मौका मिलता है चार्ज करके फिर आता हूँ, और इसी चैनल के जरिए हमेशा आपके बीच में मिलूंगा। भागने वाले या पीछे हटने वाला नहीं है रविंद्र फौजी, हमेशा। ये तो एक केस है, ऐसे बहुत से केस और बहुत से बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ही लड़े हैं, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। जिस दिन उसका बुलावा नहीं आता ना, तब तक ऐसे ही रहूँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। फिर कहता हूँ ये काम इम्पोर्टेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।